नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जीके की और बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से, यानी प्राचीन काल से लेकर के धीरे धीरे हम जो है आधुनिक भारत में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तुरंत अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना चीजों को शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल शुरू से और स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जीके को, और इतना कोई कराएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की यदि हम बात करें यहाँ से, तो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ से जान सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हमारा उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा इतिहास के संदर्भ में। और यदि बात करें यहाँ से तो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में हम यहाँ से थोड़ा सा चीजों को जानेंगे। और यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। फिर यहीं से हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे और यहीं से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लौह युगीन सभ्यता के बारे में। लौह युगीन, और फिर यहाँ से लौह युगीन को चलते चलते हम बात करेंगे वैदिक काल में, और वैदिक काल के बाद सभ्यता के बारे में। ठीक है, सभ्यता के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारा पूरा पाषाण काल में क्या रहा, मध्य पाषाण, नव पाषाण, वैदिक काल, लौह युगीन और सभ्यता के संदर्भ में। या यदि हम बात करें यहाँ से तो जो महाजनपद हुए हैं, ठीक है, महाजनपद काल में तो उत्तर प्रदेश का क्या क्या इतिहास रहा। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सीधा हम बात करते हैं कि इन चीजों के बारे में हम जानेंगे कि इन चीजों में उत्तर प्रदेश में क्या विशेष योगदान रहा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। फिर यहाँ से हम चलते आगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब यहाँ से हम बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की, तो देखिए किसी भी चीज का इतिहास जानने के लिए उसके 3 स्थान होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन की, फिर मध्य की, फिर आधुनिक में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या प्राचीन प्राचीन कालीन जो इतिहास रहा है और मध्य कालीन जो इतिहास रहा है, और फिर हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, या धीरे धीरे हम वर्तमान में प्रवेश कर देंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न यहाँ पर आया था कि जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है इसको हम 3 भागों में देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतिहास से संबंधित उत्तर प्रदेश की कितनी चीजें, कितने साक्ष्य मिले हैं जहां से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इतिहास को उत्तर प्रदेश के बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, थोड़ा टफ भी है और थोड़ा चीजें इधर की उधर भी लगती हैं बच्चों को देखने में। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ से तो ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो कहाँ से डालेंगे, उत्तर प्रदेश के नामकरण से, राजनीतिक तंत्र से, ये राजधानी ये बना उत्तर प्रदेश, तो वहां पर आने के लिए हमें पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानना होगा। अब प्राचीन इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से हम जानेंगे नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल को, और प्रागैतिहासिक काल के बाद हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हम जानेंगे ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं
कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके भी 3 खंड है, वो तीनों मैंने आपको बताया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इन चीजों को हम जानेंगे। फिर आद्य ऐतिहासिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल की, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आ जाते हैं आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये वो चीज है, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर इन चीजों को जानने के लिए हमें साक्ष्य मिले, लेकिन केवल पत्थर के औजार या बर्तन वगैरह मिले। हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आते हैं, और इनको जानने के लिए केवल उत्खनन के कार्य से हमें जो है औजार जैसी चीजें मिली, और यहाँ पर लिपि अस्तित्व में नहीं थी और न ही यहाँ पर कोई साहित्यिक साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिपि नहीं थी। ठीक है, और यदि हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले कैसे कि खुदाई में औजार या बर्तन वगैरह मिले, लेकिन यहाँ पर लिपि थी परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। इसलिए कह सकते हैं कि केवल औजारों के रूप में साक्ष्य मिले, लेकिन लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिले। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी, लेकिन उस लिपि को दुर्भाग्यवश आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं साक्ष्य जो मिले थे हमें यहाँ पर, वो क्या मिले थे, बर्तन और औजार। बर्तन और औजार मिले, बर्तन और औजार मिले, लेकिन औजार, लिपि यहाँ पर थी, लिपि यहाँ पर अस्तित्व में थी, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। और यदि हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पर हमें पूरे साक्ष्य मिले, यानी प्राचीन साक्ष्य मिले, पत्थर भी मिले, औजार भी मिले और लिपि भी मिली, और इस लिपि को पढ़ा भी गया। और यदि हम बात करें तो उसके साहित्यिक स्रोत भी हमें मिलते हैं, जिनमें हमें विदेशियों का विवरण भी देखने के लिए मिलता है। तो साहित्यिक साक्ष्य यहाँ पर मिले, और लिपि भी थी और उसको पढ़ा भी गया। ठीक है, लिपि भी थी, उसको पढ़ा भी गया और साक्ष्य भी हमें मिले। अब यहाँ से हम एक एक करके उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे, और वो बात ये करेंगे कि कौन से काल में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कौन सी चीज आती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से मिले और कहाँ से मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल। और सबसे पहले हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर हमें देखने के लिए मिलता है बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी। और बेलन घाटी की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यहाँ से भी साक्ष्य मिले, और क्या क्या साक्ष्य मिले इनको भी हम जानेंगे। दूसरे महत्वपूर्ण साक्ष्यों की यदि हम बात करें, या महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका लोहदा नाला। और ये लोहदा नाला जो पड़ता है, ये पड़ता है आपके सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिलता है। और तीसरे स्थान पर जो हमें मिलता है वो मिलता है चकिया, और चकिया पड़ता है आपका चंदौली में। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न करेगा कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल बताइए। तो पहला स्थल यहाँ पर बेलन घाटी जो इलाहाबाद में पड़ता है, दूसरा लोहदा नाला जो सोनभद्र जिले में पड़ता है, और तीसरा चकिया जो चंदौली जिले में पड़ता है। अब यहाँ से एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि बेलन घाटी से उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन क्या क्या साक्ष्य मिले। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन घाटी की। बेलन घाटी, तो देखिए बेलन घाटी के संदर्भ में
सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। ठीक है, बेलन नदी, बेलन नदी। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि बेलन नदी निकलती कहाँ से है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हम बात करें तो एक स्थान पड़ता है चतरा बिलोक, और चतरा बिलोक में गांव पड़ता है जिसका नाम है करद गांव। तो सोनभद्र के चतरा बिलोक के करद गांव से नदी निकलती है जिसका नाम है बेलन नदी। और यह सोनभद्र से बहते हुए सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, और मिर्जापुर से इलाहाबाद आती है, और इलाहाबाद में आकर के इसमें एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है टोंस नदी। तो हम बात कर रहे हैं कि ये निकलती कहाँ से है, यानी उद्गम स्थल। तो सोनभद्र से, सोनभद्र से, और यहाँ पर चतरा बिलोक, चतरा बिलोक में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है करद गांव, करद गांव। ये वहां से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ आती है, इलाहाबाद में आती है, इलाहाबाद में आती है। और इलाहाबाद में आकर, इलाहाबाद में आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है टोंस नदी, टोंस नदी। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि इलाहाबाद में टोंस नदी और बेलन नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, तो देवघाट। इलाहाबाद में देवघाट नामक स्थान पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो संगम देवघाट, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, इलाहाबाद में। इसके बाद आगे प्रश्न ये बनेगा कि टोंस नदी और बेलन नदी के मध्यवर्ती जो क्षेत्र पड़ता है, जो दोआब क्षेत्र पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं बेलन घाटी। ठीक है, तो बेलन घाटी कहाँ पर पड़ता है, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पड़ता है। और किन दो नदियों के दोआब के क्षेत्र को कहते हैं, इसे टोंस प्लस बेलन, टोंस और बेलन नदी के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, बेलन घाटी। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आगे हम बात करते हैं बेलन घाटी क्षेत्र की, बेलन घाटी क्षेत्र। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ पड़ता है। तो ये इलाहाबाद में पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका विस्तार काफी लंबा है, तो दो स्थान आ जाते हैं, इलाहाबाद और सोनभद्र। तो ये क्षेत्र जो पड़ता है वो पड़ता है आपका इलाहाबाद प्लस सोनभद्र, सॉरी मिर्जापुर, इलाहाबाद और मिर्जापुर के मध्य ये क्षेत्र पड़ता है। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि बेलन घाटी की खुदाई किसने कराई, या कह सकते हैं इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था, उत्खनन कार्य, वो इलाहाबाद के एक प्रोफेसर थे, इलाहाबाद के प्रोफेसर जिनका नाम था गोवर्धन राय शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा। गोवर्धन राय शर्मा ने जब यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर पत्थरों के कुछ औजार मिले और मानव कंकाल मिले, और यहीं पर सोनभद्र जिले के लोहदा नाले से जो है मातृ देवी की एक मूर्ति मिली। तो यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले, तो मानव कंकाल और औजार और एक मृण मातृ देवी की मूर्ति, मृण मातृ देवी की मूर्ति। और ये मूर्ति जो मिली थी वो सोनभद्र से मिली थी, और सोनभद्र में एक जगह पड़ती है लोहदा नाला, लोहदा नाला। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी कि जो बेलन घाटी क्षेत्र है वो पुरापाषाण कालीन है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली इनको हमने जाना। अब हम जान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या साक्ष्य और कहाँ से मिले। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि इस काल की जो मुख्य विशेषता थी वह थी माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ की यदि हम बात करें तो माइक्रोलिथ उस काल को कहा जाता है जहां पर औजारों का एक बड़े क्रम से घट करके छोटे क्रम के रूप में आना, या हम कह सकते हैं औजारों का छोटा होना। और औजारों का छोटा होना जिस काल में पाया जाता है उस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी माइक्रोलिथ। प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। प्रमुख विशेषता इसकी माइक्रोलिथ थी। और इस काल की यदि हम बात करें तो इस काल के जो औजार होते थे वो फ्लैग पर निर्मित होते थे, इसलिए इसको फ्लैग कालीन संस्कृति भी कहा जाता था। या आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि फ्लैग पर बने पत्थरों के औजार किस काल से संबंधित हैं, तो वो मध्य पाषाण काल से है। और मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपकी माइक्रोलिथ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस काल के औजार फ्लैग पर निर्मित थे, इसलिए इस संस्कृति की यदि हम बात करें तो फ्लैग संस्कृति कहा जाता था, इसलिए इसे फ्लैग संस्कृति भी कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि माइक्रोलिथ की खोज किसने की थी। तो माइक्रोलिथ की खोज की यदि हम बात करें तो 1867 में कार्लाइन के द्वारा की गई थी। और जिस क्षेत्र पर इसकी खोज की गई थी उसका नाम था विंध्य क्षेत्र। ठीक है, तो माइक्रोलिथ की खोज, तो इसकी खोज जो की थी सर्वप्रथम वो कार्लाइन के द्वारा की गई थी। कार्लाइन के द्वारा। और ये कब की गई थी? 1867 में। और यदि हम बात करें स्थान की तो वह स्थान था विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथ की खोज की गई थी और 1867 में की गई थी। और जिस स्थान पर की गई थी उसको कहते हैं विंध्य क्षेत्र। फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा क्या कि माइक्रोलिथ के बारे में मैंने बता दिया आपको कि छोटे औजार होते थे और सुडौल होते थे। फिर यदि हम बात करें तो इसका एक विशेष उदाहरण देखने के लिए मिलता है हमें तीर कमान। तो आपसे पूछेगा तीर कमान किस काल का उदाहरण है, तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है माइक्रोलिथ काल। तो उदाहरण के लिए उदाहरण तीर कमान। अब हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, ये माइक्रोलिथ काल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से 3 जगह आ जाती हैं। प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ में सबसे पहला जो क्षेत्र आया था उसका नाम है सराय नाहरराय। ठीक है, सराय नाहरराय। और सराय नाहरराय की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में एक स्थान पड़ता है सराय नाहर, वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरे स्थान की यदि हम बात करें तो उसका नाम है महादहा। और महादहा से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो स्त्री पुरुष के सभादान के साक्ष्य मिले। मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ यहाँ पर दफनाया गया था, यानी स्त्री पुरुष के सवादान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और एक तीसरा स्थान पड़ता है जिसको हम बोल देते हैं कि दमदमा। और दमदमा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से श्रृंगार सामग्री मिली है, मतलब स्त्रियां जो श्रृंगार करती थी उसके कुछ शेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी श्रृंगार सामग्री यहाँ से देखने के लिए हमें मिलती है।
फिर दूसरा यदि हम बात करें तो मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है सुहागी घाट की गुफा, मिर्जापुर, और मिर्जापुर में जो मिलता है वह है सुहागी घाट की गुफा, सुहागी घाट की गुफा। सुहागी घाट की गुफा की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमें कुछ चित्र देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उस समय का जो मानव था वह शिकार करता था, और शिकार की यदि हम बात करें तो अपने पालन पोषण या हम कह सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए या अपने जीवन जीने के लिए वह शिकार करता था। और शिकार का दूसरा उद्देश्य मनोरंजन से भी था। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जब शिकार करते थे तो वो अपने मनोरंजन के लिए भी करते थे। तो यहाँ से कुछ चित्र हमें देखने के लिए मिले। और तीसरे स्थान की यदि हम बात करें तो वह पड़ जाता है आपका प्रयागराज में, जिसका नाम है चौपानी मांडो। प्रयागराज, और स्थान का नाम है चौपांडी, स्थान का नाम है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। फिर प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चौपानी मांडो से क्या मिला है? तो यहाँ से मृद भांड मिले हैं, मृद भांड। और मृद भांड की यदि हम बात करें तो मिट्टी के बर्तनों को उस समय मृद भांड कहा जाता था। ठीक, दूसरा स्थान यदि आपसे पूछे तो आ जाता है लेखिया। और लेखिया उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में। यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले? सर्वाधिक नरकंकाल। नरकंकाल मतलब मानव की सबसे ज्यादा हड्डियां जो देखने के लिए मिलती है मध्य पाषाण काल में, वो हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लेखहिया नामक स्थान से मिलती हैं। तो लेखहिया, लेखहिया, यहाँ से सर्वाधिक नरकंकाल, सर्वाधिक नरकंकाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा, या नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में क्या क्या साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। नवपाषाण काल की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न हमारा ये बन जाता है कि नवपाषाण काल में कि नवपाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तर औजार मिले हैं, प्रस्तर औजार का मतलब है पत्थर के औजार, तो नवपाषाण काल में जो प्रस्तर के औजार मिले हैं वो टोस नदी घाटी से मिले हैं। और टोस नदी घाटी की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ये पड़ती है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुमेरियन, इसने यहाँ की खोज की थी। तो प्रस्तर औजार, प्रस्तर औजार मिले कहाँ पर? टोंस घाटी में, टोंस घाटी में। और ये जो टोंस घाटी है ये कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर। और इस टोंस नदी घाटी की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, सुमेरियन। तो सुमेरियन नामक व्यक्ति ने इसका उत्खनन कार्य कराया था और यहाँ से उसने बताया कि यहाँ पर जो औजार मिले हैं ये मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अब आगे हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कोल्डी हवा का। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। और ये महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहला नाम आ जाता है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा का। और कोल्डी हवा के संदर्भ में हमसे पूछ लेता है कि ये कोल्डी हवा क्षेत्र जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो बेलन नदी घाटी में पड़ता है। और मैंने आपको बताया था बेलन नदी घाटी इलाहाबाद और मिर्जापुर के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहा जाता है। तो कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? बेलन घाटी में, बेलन घाटी में। और बेलन घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या? इलाहाबाद में पड़ता है मुख्य रूप से, लेकिन कुछ क्षेत्र इसमें मिर्जापुर का भी आता है, मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर और इलाहाबाद से संबंधित है बेलन घाटी। और बेलन घाटी का संबंध किससे है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमें प्राप्त होता है कि भारत में जो सबसे पहले ये प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा की यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है
कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीन धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो कोल्डी हवा से मिलते हैं। ठीक है, तो साक्ष्य की यदि हम बात करें तो धान की खेती। अब इस चीज का पता कैसे चला, यहाँ पर जब उत्खनन कार्य कराया गया यानी खुदाई का कार्य कराया गया तो उसके दौरान यहाँ पे जो बर्तन मिले उन बर्तनों पे धान की भूसी और धान की पुराल लगी हुई मिली, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ पर धान की खेती की जाती थी। अतः धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो कोल्डी हवा से कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से बर्तनों पर धान की भूसी और पुराल मिले, और हम कह सकते हैं कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। यानी भारत या हम कह सकते हैं विश्व, भारत या विश्व में धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं हमें, कोल्डी हवा से। और आगे हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए और वहां से किस चीज के साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दूसरे स्थान पर आ जाता है महादहा, और महादहा की यदि हम बात करें, महादहा यहाँ से हमें क्या मिला है, पशुवाड़ा मिला है। पशुवाड़ा का मतलब जिसमें के पशुओं को रखा जाता था व पशुओं को पाला जाता था। अब चलते हैं यहाँ से आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरा जो स्थान आ जाता है उसका नाम है पचो। तीसरे नंबर पर आ जाता है पचो। और पचो की यदि हम बात करें तो यहाँ से जो हमें साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं वह मिलते हैं खेती के साक्ष्य, यानी खेती। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है पचो। पचो से हमें खेती के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। फिर चौथा जो स्थान आया था